नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह की सभी को राम राम। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो नहीं लेकर के आ पाया कल मैं आप लोगों के लिए, उसकी भरपाई करूंगा आज मैं इस वाली सीरीज में। ठीक है, उससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सब मैंने इसमें ले लिए हैं। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बेहतरीन और खूबसूरत क्वेट्स के साथ। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, आपका जो कल आएगा वो बेहतरीन होगा। ठीक है, इसी विश्वास के साथ और इसी खूबसूरत क्वेट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से हम लोग इस सीरीज को पूरा करेंगे, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। हाल ही में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन, फिर से ध्यान रखना, G7 राष्ट्रों का 47वां 47th शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है कार्बिस बे कार्निवाल, दूसरा है बियारिट्ज, तीसरा है ताओरमिना, चौथा है क्यूबेक सिटी। फटाफट से आप लोग याद कर लीजिए, इसका उत्तर होगा कार्बिस बे कार्निवाल। क्या उत्तर होगा? कार्बिस बे कार्निवाल। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। क्या है इसकी व्याख्या? जल्दी से फटाफट से देख लीजिए भैया। G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कार्बिस बे कार्निवाल, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक राज्य है, में संपन्न हुआ। यह 7वां अवसर है जब यूके के इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है ना, यूके ने 7वीं बार, मतलब इससे पहले 6 बार और वो इस G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। यह 7वां मौका था। अब देख लेते हैं कि किसने इसकी अध्यक्षता की। तो अध्यक्षता करने वाले हैं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। किसने अध्यक्षता की? फटाफट से बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री हैं। कहां के हैं? यूके के। इन्होंने क्या किया है? इसकी अध्यक्षता की। अगला देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, इसका 48वां शिखर सम्मेलन, कौन सा हुआ? 48वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? भैया देख लेते हैं, जर्मनी में होगा ये। ठीक है ना, कहां पर आयोजित होगा? जर्मनी में। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की जल्दी से पढ़ लेते हैं। G7 क्या है? आप सभी को 100% पता होगा G7 क्या है, फिर भी पढ़ लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। कैसा है? अंतर सरकारी। इसका गठन कब किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? G7 7 लगा है पीछे, मतलब यहां पे 1975, 7 यहां पे भी देख लीजिए भैया, 7 से 7 टकरा रहा है, मतलब 1975 इसका गठन हो गया। अब देख लेते हैं G7 में सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सदस्य देख लेते हैं भैया, इसमें भारत नहीं है, पहली बात तो एक बात जान लीजिए। पहला है यूके, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, पांचवा है इटली, छठवां है जापान, सातवां है अमेरिका। हो गए 7। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। देख लेते हैं फिर से, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ये 7 देश हैं इसके सदस्य देश। स्थापना कब होती है? 1975 में। कौन सा संगठन है? अंतर सरकारी। देख लेते हैं यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। चलिए, अब आ जाते हैं नए प्रश्न की ओर। फटाफट से अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछना चाह रहा है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है? पूछना प्रश्न चाह रहा है, किस IIT संस्था ने सांस लेने से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए एक उपकरण लॉन्च किया है? कहां है? पहला है IIT मद्रास, दूसरा है IIT बॉम्बे, तीसरा है IIT रोपड़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। उत्तर होगा भैया IIT रोपड़। इसका उत्तर जल्दी से देख लेते हैं, IIT रोपड़। अब बढ़ लेते हैं, देख रहे हो यो IIT रोपड़ का, ये इसका स्लोगन है, धियो यो न प्रचोदयात।
धियो यो न प्रचोदयात्। क्या स्लोगन है और किसका है? आईआईटी रोपड़ का। चलिए फटाफट से आ जाते हैं इसकी व्याख्या की ओर। क्या है इसकी व्याख्या, जल्दी से देख लेते हैं। चलो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। क्या नाम है? जीवन वायु। यह उपकरण दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों जैसे CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है। मतलब ये जो इन्होंने एप्लीकेशन उपकरण जो बनाया है, वो उपकरण सिलेंडर, CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन दोनों के लिए काम करेगा। नाम क्या है? जीवन वायु। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न अगला है, प्रश्न अगला क्या कहता है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। वर्ष 2021 में संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? 2021 में संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, बहुत चर्चित नाम है ये। दूसरा है सर्जियो पेरेज, तीसरा है सेबास्टियन वेट्टल, चौथा है पियरे गैसली। आप लोगों ने लुइस हैमिल्टन का नाम सुना होगा। एक्सीडेंट का शिकार हो गया बंदा, लेकिन हार नहीं मानी, ठीक है ना। कई बार चोटें हुआ, कई बार गाड़ियां पलट जाती हैं फॉर्मूला 1 में, लेकिन हार नहीं मानी। मतलब कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटने के लिए बने ही नहीं होते। चलिए देख रहे हैं, ये फॉर्मूला 1 कार है, इसी से फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है। अपने यहाँ कहाँ पर होती है भैया? मध्य प्रदेश में। कहाँ होती है? पीथमपुर में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर क्या है इसका? जल्दी से उत्तर तो खैर हालांकि देख लिया है आप लोगों ने। क्या नाम है? सर्जियो पेरेज इसके विजेता रहे थे। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस 2021 अजरबैजान में संपन्न हुई थी। इसके कौन है भैया? जल्दी से बताइए। सर्जियो पेरेज इसके विजेता रहे। उत्तर ध्यान रखना भैया, सर्जियो पेरेज। याद आए कि भाई किसकी बात हो रही है, तो फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो देख लेते हैं इनकी क्या हुई है? सर्जरी। किसकी हुई है? फॉर्मूला 1 कार की अगर सर्जरी हुई है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। भारत में फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन अक्टूबर 2011 में किया गया था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? पहली बार अक्टूबर 2011 में भारत फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप का। अब आ जाते हैं, इससे जुड़ी एक संस्था है FIA। FIA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। चलिए FIA, इसकी स्थापना होती है 20 जून 1904 में। कब स्थापना होती है? 20 जून 1904। 1904 याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? डीला कॉनकॉर्ड में, पेरिस में है भैया इसका मुख्यालय। डीला कॉनकॉर्ड याद ना भी रहे तो पेरिस में है, ठीक है ना। पेरिस में किसका मुख्यालय है? FIA का। अब देख लेते हैं फॉर्मूला 1 से संबंधित जितनी भी कार रेसिंग प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को याद करना है। क्या है? फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन कौन कराती है? FIA। क्या नाम है? इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट से जल्दी देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। चलिए क्या बोलना चाह रहा है भैया? किसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, प्रश्न जल्दी ध्यान रखिएगा, महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अंकटाड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मार्गरेट चान, नाम सुना होगा जरूर, उर्सुला वान डेरे, रेबेका ग्रिन्सपन, जो गाय। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हम लोग तो भैया सी लगाएंगे, रेबेका ग्रिन्सपन। इन्हें हाल ही में अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं
हाँ, इसमें एक पीछे एक चीज रह गई है, वो और देख लेते हैं थोड़ा सा। वो ये है कि अंकटाड की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होगी? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। इसकी व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, हाल ही में कोस्टा रिका की पूर्व राष्ट्रपति, कहाँ की हैं? कोस्टा रिका की पूर्व राष्ट्रपति, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री रही हैं ये, क्या नाम है? रेबेका ग्रिन्सपन को संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रिन्सपन को। ठीक है, चलिए अंकटाड क्या है देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लिपिबद्ध कर लीजिए, तत्काल से लिपिबद्ध कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है अंकटाड से। अंकटाड स्थापना होती है 1964 में। कब स्थापना होती है? 1964 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चलिए मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा में। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कुल सदस्य के देश कितने हैं? 195। देखिए भैया 1964 में स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना होती है। दूसरी चीज मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चौथी चीज कुल सदस्य देश कितने हैं? 195, 195। चलिए आ जाते हैं अब एक और महत्वपूर्ण खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा। जब भैया हमने अंकटाड के बारे में पढ़ा तो एक चीज जब निकल के आई, क्या आई? संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्यों छोड़ें, तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। स्थापना होती है 1945 में। इसकी स्थापना कब हो रही थी? 1964 में। इसकी कब हो रही है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है भैया इसका मुख्यालय। सदस्य देश क्या कितने हैं? 192। अंकटाड के कितने थे? 195। अध्यक्ष कौन है इसके? अब्दुल्ला शाहिद। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखिएगा दो चीजों में, इसमें मैं भी गलती कर गया था। अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। दोनों में ध्यान रखिएगा। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पूछते हैं तो आप लोग 100% एंटोनियो गुटेरस लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि एंटोनियो गुटेरस का नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इनका नाम हम लोगों ने अभी हाल ही में सुना है। ये अब्दुल्ला शाहिद जो है अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरस दूसरे कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं। चलिए कोई बात नहीं भूलेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। सिर पे बल्ब जल रहा है इनके, जल्दी से देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? कार्यभार बोल लीजिए या पदभार बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, संभाला तो किसी व्यक्ति ने ही होगा। क्या नाम है? असम राइफल्स के नए महानिदेशक क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल अनुज बोहरा। दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। तीसरा है लेफ्टिनेंट जनरल खनीत सिंह। चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल MS पवार। चलिए भैया फटाफट से देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं इसकी तरफ। क्या है इसका? पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। कौन से बने हैं? 21वें नंबर के। कौन बने हैं? महानिदेशक। ठीक है ना, महानिदेशक बन गए हैं ये। क्या नाम है? प्रदीप चंद्र नायर। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान इस पद पर कार्यरत थे। क्या नाम था इनका? सुखदीप सांगवान। चलिए भैया असम राइफल्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 6वें प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग, जल्दी से कर लीजिए। क्या है प्रश्न? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया? अनिरुद्ध जगन्नाथ बहुत चर्चा में थे। यदि आप करंट अफेयर्स को रोजाना अपडेट करते हैं, महीने में पढ़ते हैं, तो आपको जरूर ये नाम याद रहेगा। क्या नाम है? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो
पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इनमें से, कौन सा है? मॉरिशस। तो मॉरिशस हमारा पड़ोसी देश है और अच्छा दोस्त भी है। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के हो गए? मॉरिशस के। ये है भैया मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे ये। तो ये है अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये हाल ही में दिवंगत हो गए। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री रहे अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई व्यक्ति 6 बार प्रधानमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति बने। सोचिए उस व्यक्ति का वर्चस्व कितना होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें वर्चस्व से क्या लेना देना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। वैसे हमको क्या लेना देना किसी से, लेकिन भारत सरकार ने 2020 में इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया था, इसीलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। किससे? पद्म विभूषण से। ठीक है ना, 2020 में। ये प्रश्न जरूर बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये करंट में चर्चा के विषय रहे थे। अब आ जाते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के बारे में महत्वपूर्ण खबर क्या है? तो राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, तीसरा है अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश। ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है ये। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है मॉरिशस से हमारा बहुत गहरा नाता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग बहुत हैं। यहाँ पर मीनाक्षी देवी और भी कई गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। तो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक के रूप में भी इस देश को जाना जाता है। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं, ये कहाँ के अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं? मॉरिशस के। दूसरा, वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रहे। तीसरा, 2020 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये महत्वपूर्ण टर्म है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और लिख भी लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में एक प्रमुख बंदरगाह बधावन को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? नाम क्या है? बधावन। क्या नाम है? बधावन। तो भैया जब बधावन है तो कहां पर होगा? चलिए आप बताइए। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उड़ीसा। भाई मुझे तो बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन इसका उत्तर बॉम्बे ही लगाएंगे। तो बॉम्बे में, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बधावन बधावन बंदरगाह देख रहे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। यह देश का 13वां बंदरगाह होगा। कौन सा नंबर का? 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने हैं? 12। इसके समेत बधावन के समेत कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल में समाचारों में रहा ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा है? ऑपरेशन वनीला। ठीक है ना, आइसक्रीम वाला नहीं, ये ऑपरेशन वाला है। ठीक है ना। चलिए, ए ऑप्शन मध्य पूर्व से भारतीय नागरिकों की निकासी से, दूसरा है अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियान से, तीसरा है मेडागास्कर में मानवीय और आपदा रहित अभियान से, चौथा है नौसेना युद्ध अभ्यास से। उत्तर क्या लगाएंगे? उत्तर लगा देते हैं भैया तीसरा, मेडागास्कर में मानवीय और आपदा रहित अभियान से। ठीक है ना। यहां पर मेडागास्कर की स्थिति है, ये चित्र में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं।
ठीक है, आ जाते हैं, क्या है स्थिति इसकी। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, क्या नाम है, बनीला। ठीक है ना, मेडागास्कर और भारत के बीच में ये ऑपरेशन चलाया गया था, भारत ने ऑपरेशन चलाया था बनीला के नाम से। ठीक है ना, किसने भाग लिया था, भारतीय नौसेना ने। ऑपरेशन बनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस एरावत को इस मिशन में लगाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, एरावत, हाथी को भी बोलते हैं एरावत, तो इस मिशन में लगाया गया है, क्या नाम है, एरावत। ये भारतीय नौसेना का एक पोत है, इसे भी लगाया गया है इस राहत में। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन बनीला को चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों के लिए चलाया गया है। तीन बहुत बड़े पॉइंट निकल के आते हैं। पहला बात, बनीला युद्ध अभ्यास था ये, ठीक है, ऑपरेशन बनीला। दूसरा, भारत की तरफ से एरावत नामक आईएनएस का पोत था ये नौसेना का, ठीक है ना, आईएनएस एरावत। तीसरा क्या है, वनीला को चक्रवात डायने, यहां का चक्रवात आ रहा था, चक्रवात डायने, जिसने बहुत सारी तबाही मचाई, इसमें लगाया गया था। ठीक है ना, तीनों पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं मेडागास्कर। तो मेडागास्कर क्या है, जल्दी से फटाफट इसको देख लेते हैं। इसकी राजधानी है अंटाना नारिबो। क्या राजधानी है, अंटाना नारिबो। मुद्रा कौन सी है, मालागासी एरियरी। मुद्रा कौन सी है, मालागासी एरियरी। मेडागास्कर का स्टार्ट में से है, तो इसको भी आप माला से कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं तीसरा, यह हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। कहां का है, पूछा जा सकता है मेडागास्कर कहां पर स्थित है, तो बोल दीजिएगा हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है भैया ये। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आता है वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मार्च 2018 में मेडागास्कर द्वीप का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, पहले नंबर के राष्ट्रपति हैं। 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां का दौरा किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नवा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सामने प्रश्न आ चुका है भैया, आ जाओ। हाल ही में समाचारों में आया माउंट सिनाबुंग किस देश में स्थित है। माउंट सिनाबुंग किस देश में स्थित है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इंडोनेशिया, हवाई यूएसए, अलास्का यूएसए और इक्वेडोर। तो भैया इसका उत्तर मैं लगाऊंगा इंडोनेशिया। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ये क्या होता है, ये होता है ज्वालामुखी। ये क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ठीक है ना, बढ़ लेते हैं इसके व्याख्या की ओर। तो व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। कहां का है, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया का। याद कीजिएगा, माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग कहां का है, इंडोनेशिया का। अगला, इंडोनेशिया के कुल 130 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में कितने हैं, 130 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। बहुत चर्चित रहता है ये देश अक्सर। इसकी राजधानी है जकार्ता। जल्दी से बोलिए, इसकी राजधानी जकार्ता। सबसे बड़ा जो फैक्ट है इसका कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है ये। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, और आपकी फेवरेट किताब है ल्यूसेंट, उसमें दिया रहता है ये दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश। ये विविध में दिया रहता है। कौन सा है, इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है भैया, आहा,
क्या क्या प्रश्न आया है। व्योम मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोगों ने देख लिया होगा व्योम मित्र का वीडियो, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था। ये है व्योम मित्र। चलिए, रॉकेट प्रणोदन में सहायता के लिए यह एक वर्चुअल सहायक कार्यक्रम है। दूसरा, यह एक रोबोट है जिसका प्रयोग गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान में किया जाएगा। 100% उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, कोई बात नहीं। यह GSLV में एक उड़ान विकल्प प्रणाली है। उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। उत्तर क्या है इसका भैया? चलिए, उत्तर है इसका, यह एक रोबोट है जिसका प्रयोग गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान में किया जाएगा। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। आपने देख लिए होंगे व्योम मित्र साहब। चलो, हाल ही में इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया है। ये अर्धमानवीय क्यों बोला जा रहा है इसको? ये अर्धमानवीय इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका हिस्सा जो है यहां तक है, कमर तक का, नीचे का हिस्सा इसका नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अर्धमानवीय। ठीक है। दूसरी चीज, यह एक अर्धमानवीय महिला रोबोट है। सबसे बड़ी बात, इसकी आकृति जो है महिला की तरह है, दिखने वाली जो महिला की तरह है। अब आ जाते हैं, जब भैया हम लोगों ने इसरो के बारे में पढ़ लिया तो क्यों ना एक शब्द, जब इसरो आ गया तो क्यों ना इसरो के बारे में पढ़ लिया जाए। ठीक है ना? चलिए पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो के बारे में नोट कर लीजिएगा जल्दी से। स्थापना होती है 1969 में। किसके निर्देशन में? विक्रम साराभाई के निर्देशन में। प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? प्रश्न ये है, मजा आएगा। जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्यों इनका नाम ले रहा हूं मैं ये? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई, इन दोनों ने बैठ करके एक प्लान बनाया था, क्यों ना हम लोग भारत की अंतरिक्ष की दिशा में एक कोई बहुत बड़ा सेंटर स्थापित करें। नाम क्या था? इसरो। चलिए, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है इस समय? के सीवान साहब। याद है? के सीवान साहब से याद आया, मोदी जी ने इनको गले लगाया था जब ये रोने लगे थे। भावनात्मक पल था वो। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं। स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आदर्श वाक्य क्या है इसका? मानव जाति की सेवा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। स्थापना कब हुई? फटाफट से देख लेते हैं। 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? के सीवान। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? जवाहरलाल नेहरू। किसकी 1969 में जो स्थापना हुई किसके निर्देशन में? विक्रम साराभाई की में। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज का ये करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। ठीक है ना? करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। जो भी आपको इंपोर्टेंट लगे, वैसे तो मैं बोलता हूं कि 100% सभी इंपोर्टेंट हैं, लेकिन जो भी आपको लग रहा है कि भाई इनके बारे में ये छोटे छोटे से ब्लॉग दिए हुए हैं, उनके बारे में लिख लेना चाहिए, तो ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग बना करके और अच्छे अच्छे शब्दों में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी छोटे छोटे से ये फैक्ट्स हैं वो लिपिबद्ध होते चले जाएंगे। एक जगह पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। परीक्षा में आपको फिर पन्ने पलटने की आवश्यकता है, फिर आपको PDF मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? इस प्रकार हम लोगों ने आज का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। कल की करंट अफेयर्स जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।